तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के बारे में। ये इस साल मार्वल की पहली लाइव एक्शन सीरीज होने वाली है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर कहानी और कैरेक्टर्स की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज का ही एक तरह से कंटिन्यूएशन है। फर्क बस इतना है कि इन दोनों कहानियों के बीच में लगभग 6 साल का गैप होगा और अब मार्वल ने इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका फर्स्ट एपिसोड की पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले एपिसोड की शुरुआत होती है मैट मर्डॉक से, जो इस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड्स फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ होता है। ये तीनों हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके रात को मिलते हैं और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक बार में जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वे तीनों अपनी अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। अब अगर इनकी दोस्ती की बात करें तो मैट, फॉगी और कैरन की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। वे हर डिफिकल्टी एंड जॉय के पल में साथ खड़े रहते हैं और आज भी वे बिल्कुल वैसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बार में 2 डिटेक्टिव्स भी मौजूद होते हैं, डिटेक्टिव चेरी और डिटेक्टिव किर्स्टन। आज का दिन डिटेक्टिव चेरी के लिए काफी खास होता है क्योंकि ये उनका रिटायरमेंट डे होता है। इसी वजह से बार में मौजूद लोग उनकी रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सबके हाथ में ड्रिंक्स होती हैं और एनवायरनमेंट काफी लाइट हार्टेड एंड चीयरफुल होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इस माहौल को थोड़ा बदल देता है। फॉगी नेल्सन के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल देखते ही उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बातचीत करने के लिए बार के एक कोने में चला जाता है। ये सब देखकर मैट को थोड़ा अजीब लगता है। उसे फील होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपनी शार्प सेंसेस का इस्तेमाल करता है और दूर खड़े फॉगी की बातचीत पर ध्यान लगाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि फॉगी किसी बेनी नाम के आदमी से बात कर रहा है जो इस वक्त खतरे में है। दूसरी तरफ हम अगले सीन में देखते हैं कि बेनी की जान वाकई खतरे में है और जो उस पर हमला करने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बुल्सआई है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैट और कैरन तेजी से फॉगी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस पर फॉगी बताता है कि बेनी उसका क्लाइंट है जिस पर कुछ पार्सल्स और कंटेनर्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त फॉगी उसका केस लड़ रहा है, लेकिन असल दिक्कत ये है कि बेनी की जान को किसी से बड़ा खतरा है। यही वजह थी कि फॉगी ने बेनी को अपने घर में छिपा रखा था ताकि वो वहां सेफ रहे। लेकिन अभी अभी बेनी का फोन आया था और उसकी आवाज में नर्वसनेस साफ झलक रही थी। उसने बताया कि कोई उस पर हमला करने आ रहा है। ये सुनते ही फॉगी घबरा जाता है और मैट से कहता है कि उसे तुरंत घर जाना होगा ताकि वो बेनी को बचा सके। ये सुनकर मैट तुरंत फॉगी को वहीं रुकने के लिए कहता है। वो फॉगी और कैरन से कहता है कि बेनी की जान बचाने के लिए वो खुद जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक अपने सूट में सूट अप करता है और डेयरडेविल बनकर तेजी से फॉगी के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही डेयरडेविल काफी आगे बढ़ जाता है, फॉगी के फोन पर बेनी का दोबारा कॉल आता है। इस बार उसकी आवाज में नर्वसनेस नहीं बल्कि एक अजीब सी सच्चाई छुपी होती है। बेनी कांपती आवाज में कहता है, फॉगी, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया वो सब झूठ था। इस ट्रैप के जरिए बुल्सआई सिर्फ तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था और अब उसे पता चल चुका है कि तुम कहाँ हो। दूर एक ऊंची बिल्डिंग से बुल्सआई ने अपनी स्नाइपर से फॉगी नेल्सन की छाती में गोली दाग दी। गोली लगते ही फॉगी लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। बार के अंदर मौजूद कुछ लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बुल्सआई बिना 1 सेकंड गंवाए उन दोनों को भी गोली मार देता है। अब उसकी नजर सीधी कैरन पेज पर होती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बुल्सआई जैसे ही कैरन पेज पर हमला करने वाला होता है तभी अचानक से डेयरडेविल वापस आ जाता है। वह तेजी से बुल्सआई पर अटैक करता है और उसे सीधा बार के अंदर फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक ऑसम एंड डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में डेयरडेविल का एक ही मकसद होता है, जल्दी से बुल्सआई को हराकर कैरन के साथ फॉगी को हॉस्पिटल ले जाना। बुल्सआई पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और धीरे धीरे वो डेयरडेविल पर भारी पड़ने लगता है। देखते ही देखते वह डेयरडेविल की बॉडी में कई नाइव्स घुसा देता है। मैट दर्द से तड़पता है, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। इसी बीच डेयरडेविल अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है और उसे एहसास होता है कि फॉगी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस ये सुनते ही मैट मर्डॉक के अंदर कुछ टूट सा जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और वो अपने सारे हीरोइक आइडियल्स भूल जाता है। उसके लिए अब सही और गलत का कोई मतलब नहीं था। गुस्से में डेयरडेविल बुल्सआई को पकड़ता है, उसे छत से नीचे फेंक देता है। बुल्सआई की जान तो बच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा तड़पता रहता है और वहीं मैट के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, गुस्सा, दर्द और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का अफसोस। इसके बाद डेयरडेविल धीरे धीरे अपने मास्क उतारता है और घुटनों के बल बैठकर अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए फूट फूट कर रोने लगता है।
तभी डिटेक्टिव चेरी वहां आ जाता है। वह डेयरडेविल को गौर से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उसके पीछे छुपा चेहरा कोई और नहीं बल्कि मैट मर्डॉक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि फॉगी की मौत को पूरा 1 साल बीत चुका है। पहली बार हम मैट मर्डॉक को देखते हैं और यह साफ पता चलता है कि पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। फॉगी की मौत का उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसी दिन से उसने डेयरडेविल बनना हमेशा के लिए छोड़ दिया। पूरे 1 साल से उसने न अपना सूट पहना, न किसी को बचाने के लिए स्ट्रीट्स पर कदम रखा। वह अब सिर्फ एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन अंदर से वह अब भी टूटा हुआ है। वह हर दिन फॉगी को याद करता है, उसके बिना जीने की कोशिश करता है, लेकिन खालीपन अब भी वैसा ही है। इसी बीच मैट अपने घर में बैठा होता है जब न्यूज चैनल पर एक चौंकाने वाली खबर चलती है। न्यूयॉर्क अब पहले जैसा नहीं रहा। डेयरडेविल के बिना शहर में क्राइम रेट तेजी से बढ़ गया है। हर तरफ एनार्की फैली हुई है। लोग अब सेफ महसूस नहीं करते। तभी एक न्यूज रिपोर्टर कहता है, न्यूयॉर्क नीड्स डेयरडेविल। और यही वो पल था जब मैट को एहसास होता है शायद अब उसे वापस लौटना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा विल्सन फिस्क को देखते हैं, यानी किंगपिन को। लेकिन उसकी बस एक झलक मिलती है और फोकस सीधा जाता है वनेसा फिस्क पर, जो इस वक्त किंगपिन की गैर मौजूदगी में उसका पूरा बिजनेस संभाल रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंगपिन काफी समय से कहीं गायब था और जब से वो नहीं था, वनेसा ही उसके सारे क्राइम ऑपरेशंस को चला रही थी। लेकिन तभी किंगपिन की एंट्री होती है। वो सीधे अपनी वाइफ वनेसा से मिलता है और बड़े ही ठंडे लहजे में कहता है, अब मैं वापस आ चुका हूँ और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। उन दोनों की बातचीत से ये साफ समझ आता है कि किंगपिन पिछले कई महीनों से रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहा था। वो जख्मी था, कमजोर था, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। और अगर थोड़ा ध्यान दें तो इसकी वजह माया हो सकती है। अगर आपको हॉकाई सीरीज का एंडिंग याद हो तो वहां माया ने किंगपिन को गोली मार दी थी। वो मरा तो नहीं, लेकिन इन गोलियों की वजह से उसे ठीक होने में महीनों लग गए। अब किंगपिन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और इस बार वो सिर्फ वापस नहीं आया, वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव लड़ने वाला है। वो वनेसा को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि इस इलेक्शन में अब तक 25,000 लोगों ने उसे साइन करके सपोर्ट किया है, यानी वो पक्का मेयर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है एक कोर्ट रूम में है। यहाँ मैट मर्डॉक, कैरन पेज और कई दूसरे लोग पहले से मौजूद हैं और इस कोर्ट में जो केस चल रहा है वो है बुलजाई के खिलाफ। आज से 1 साल पहले जब बुलजाई ने फॉगी को गोली मार दी थी, उसी दिन मैट ने भी गुस्से में आकर उसे छत से नीचे फेंक दिया था। वो मरा तो नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया और तभी से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। अब पूरे 1 साल बाद आज बुलजाई के खिलाफ ये ट्रायल अपने आखिरी पड़ाव पर है। मैट अपने दोस्त फॉगी के लिए कोर्ट में गवाही देता है और जज से मांग करता है कि बुलजाई को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैट मर्डॉक कोर्ट में गवाही देते हुए कहता है कि भले ही बुलजाई को कोई भी सजा दे दी जाए, लेकिन सच तो ये है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त फॉगी अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। बुलजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, यानी अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटने वाली है। ट्रायल खत्म होने के बाद मैट और कैरन पेज मिलते हैं। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी होती है, क्योंकि फॉगी की मौत के बाद से दोनों की बातचीत लगभग खत्म ही हो गई थी। ये मुलाकात भी काफी वक्त बाद हो रही थी। बातों बातों में कैरन बताती है कि उसने सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट कर लिया है, लेकिन फॉगी की मौत का दर्द आज भी उसके दिल में उतना ही ताजा है। फिर जाने से पहले कैरन अपना बैग खोलती है, उसमें से डेयरडेविल के मास्क का टूटा हुआ टुकड़ा निकालती है और उसे मैट को दे देती है और फिर कैरन वहां से चली जाती है। इसके बाद मैट घर लौटता है, थकान और खालीपन से भरा हुआ। वो अपने लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन तभी टीवी पर किंगपिन की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है। किंगपिन अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने वाला है। अब इस वक्त मैट मर्डॉक अपनी लाइफ को लेकर काफी उलझा हुआ महसूस कर रहा था। फॉगी की मौत के बाद से वो पहले जैसा नहीं रहा था और डेयरडेविल बनने का ख्याल भी उसने छोड़ दिया था। यहीं पर उसकी दोस्त डिटेक्टिव क्रिस्टन उसे एक थेरेपिस्ट से मिलाने का प्लान बनाती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर हेदर। हेदर सिर्फ एक थेरेपिस्ट ही नहीं थी, बल्कि क्रिस्टन चाहती थी कि शायद मैट और हेदर के बीच कुछ खास कनेक्शन बन जाए। और जब मैट पहली बार हेदर से मिलता है तो उसे भी अच्छा लगता है। शायद बहुत समय बाद वो किसी के साथ थोड़ी देर खुलकर बात कर पाया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। किंगपिन के मेयर बनने की खबर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो इस बारे में और सोच नहीं पाता और आखिरकार फैसला करता है कि उसे किंगपिन से मिलना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ किंगपिन पूरी तरह मीडिया से घिरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े मैट मर्डॉक पर पड़ती है। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर किंगपिन खुद ही उसके पास आकर कहता है, मर्डॉक तुम यहाँ कैसे? मैट भी बिना किसी झिझक के जवाब देता है, तुमसे बात करनी थी, अकेले में। दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहां बिना किसी शोर शराबे के आमने सामने बैठकर बातचीत शुरू होती है। किंगपिन बिना घुमाए फिराए साफ बोलता है, मैं अब न्यूयॉर्क का मेयर बनने वाला हूं और इसीलिए मैं अब किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहता। वो बस इतना कहकर मैट की तरफ देखता है, जैसे ये जानना चाहता हो कि उसका पुराना दुश्मन अब क्या करने वाला है। किंगपिन की बात सुनकर मैट मर्डॉक भी थोड़ा रुक कर जवाब देता है, देखो मेरा भी कोई इरादा तुमसे लड़ने झगड़ने का नहीं है। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। बातचीत के दौरान दोनों को ये एहसास होता है कि भले ही अब वो अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हों, लेकिन
अब भी एक दूसरे की हर बड़ी बात से वाकिफ हैं। किंगपिन जानता था कि 1 साल पहले मैट ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। फॉगी की मौत हुई थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बुल्सआई था। वहीं दूसरी तरफ मैट भी ये जानता था कि जिस लड़की को किंगपिन ने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था, माया, उसी ने उसकी दोनों आंखों में गोली मार दी थी। अब मैट सीधे मुद्दे पर आ जाता है और कहता है कि साफ साफ बताओ, तुम मेयर क्यों बनना चाहते हो? किंगपिन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, क्योंकि मैं बदल चुका हूँ, अब मैं इस शहर की भलाई चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर मैट हल्का सा हंसता है। तुम्हारी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। पर याद रखना, अगर मेयर बनने के बाद भी तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब किंगपिन भी बिना किसी झिझक के जवाब देता है, और तुम भी याद रखना, अगर मैं मेयर बन गया तो शहर का कानून और सख्त होगा। जितने भी लोग सुपर हीरो बनने का खेल खेल रहे हैं, उन सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि किंगपिन अब ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। जीत के बाद वह एक बड़ी स्पीच देता है जिसमें वह शहर के लोगों को एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी शक की निगाहों से उसे देख रहे होते। दूसरी तरफ मैट मर्डॉक की जिंदगी भी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही होती है। हेदर के साथ वह अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है और उनकी लव लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होती है। ऐसा लगता है कि मैट भी अपनी पुरानी तकलीफों से उबरकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या किंगपिन वाकई बदल चुका है या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ी चाल का हिस्सा है? और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। इसका दूसरा एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।